साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वो एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। वो 15,000 स्क्वायर फीट के घर, लग्जरी गाड़ियां और एक लेविश ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद का राइज जितनी तेजी से हुआ था, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। साल 1973, शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी लाइफ से हताश हो चुका था। फादर का बिजनेस और हेल्थ दोनों ही कोलैप्स होते जा रहे थे, लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहता था। इसीलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक ऐसे शहर के लिए निकल पड़ा जो उसकी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। सपनों का शहर मुंबई। मुंबई में उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया और साथ में वो छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने प्लास्टिक स्क्रैप को कलेक्ट करके बेचने से शुरुआत की और इवन सीमेंट की ट्रेडिंग की। कई बार तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए खुद मटेरियल को कैरी करके डिलीवर किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए की सैलरी पे क्लर्क की जॉब ले ली और उनके भाई अश्विन मेहता ICICI में जॉब करने लगे। जॉब के साथ भी दोनों साइड बिजनेसेस करते थे, लेकिन अगले 2 सालों में कई बिजनेसेस ट्राई करने के बाद भी वो एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाए थे। इसीलिए एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उस समय BSE में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी जहां शेयर्स को मैन्युअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इस ट्रेडिंग रिंग में केवल जॉबर्स और ब्रोकर्स को जाना अलाउड था। एक जॉबर का काम होता था अपने क्लाइंट के बिहाफ में शेयर्स को खरीदना और बेचना। हर्षद ने ट्रेडिंग होते देख ठान लिया कि वो खुद भी इस रिंग में एंट्री करके डील्स करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें जॉबर बनना जरूरी था। उन्होंने P अंबालाल नाम के ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और उन्हें बहुत कोशिश के बाद जॉबर का बैज मिल गया। लेकिन एक जॉबर के तौर पे उनका पहला ही दिन बहुत खराब था। उन्हें 2000 का लॉस हो गया था, लेकिन दुखी होने की जगह उन्होंने इस लॉस से सीख ली। अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया और बहुत जल्द मार्केट के सबसे स्किलफुल जॉबर्स में से एक बन गए। हर्षद को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें कंपनीज के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चालू कर दिया जो उन्हें कंपनीज की इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सके। फॉर एग्जांपल, उन्होंने लेबर यूनियंस के लीडर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड किया ताकि उन्हें कंपनीज के डेली प्रोडक्शन का डेटा मिल सके। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद के रख सकते थे और डिक्रीज होने पर या लेबर स्ट्राइक की सिचुएशन बनने पर वो शेयर्स को पहले से ही बेच सकते थे। इस तरह की इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पे ट्रेड करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और आज ये इलीगल है, लेकिन उस समय ये लीगल थी। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पे न केवल दूसरों के लिए ट्रेड करते थे बल्कि अपना खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगे थे। 1982 तक इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पे उन्होंने काफी पैसे कमा लिए थे और एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा एक और टेक्निक आजमाने का सोच रहे थे, पंप एंड डंप। इसमें हर्षद एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते थे जिसे ज्यादा खरीदा और बेचा नहीं जा रहा। फिर वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलके बहुत कम टाइम में इस शेयर की बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते थे। इससे मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बहुत कम हो जाती थी और प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते थे, जिसके बाद हर्षद उस शेयर की पार्ट होल्डिंग्स बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। हर्षद की इन इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के चलते उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था और उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर्षद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ब्लैक थर्सडे। 18 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट की शुरुआत नॉर्मली हुई, लेकिन फिर करीब 2 बजे मार्केट तेजी से क्रैश करने लगा और क्रैश होते देख सभी लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा था। 10 लाख के लॉस के साथ हर्षद ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके थे। ब्रोकर्स के पैसे चुकाने के लिए हर्षद को अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी थी। अगले कुछ महीनों तक घर का पूरा खर्च अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन थी। लेकिन फिर जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि वो मार्केट में दोबारा एंट्री करेंगे और इस बार वो खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग ऑफर करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की, ग्रो मोर कंसल्टेंट्स की। वैसे छोटी शुरुआत से याद आया कि कंटेंट क्रिएटर के तौर पे मेरी खुद की शुरुआत भी काफी सिंपल थी। मैं अपने इस OnePlus 7 को बुक्स के ऊपर रखकर खुद को रिकॉर्ड करता था और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई माइक नहीं बल्कि अपने लैपटॉप को यूज करता था। बट फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के ग्रोथ के साथ
साथ साथ मैंने अपने इक्विपमेंट्स, स्टूडियो और टीम को अपग्रेड किया। लेकिन इस ग्रोथ के साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काफी कॉम्प्लेक्स होने लगा। मल्टीपल पेमेंट्स, जीएसटी, इनवॉइसिंग और अकाउंटिंग करना काफी हेक्टिक हो गया और मेरे जैसे लाखों बिजनेस ओनर्स भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने अब आ चुका है वीगोफिन। वीगोफिन के यूज ने मेरे पूरे बैंकिंग एक्सपीरियंस को सीमलेस बना दिया है। फ्रीलांसर्स को पेमेंट करनी हो या स्पॉन्सरशिप फीस कलेक्ट करनी हो, वीगोफिन के कलेक्शन और डिस्बर्सल फीचर से ये काफी इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट कलेक्ट करने के लिए मैं क्लाइंट को सिंपली पेमेंट लिंक भेज सकता हूँ। इनके इनवॉइसिंग सिस्टम से भी काफी इजीली जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसेस जनरेट और सेंड हो जाते हैं और इनके एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल से बजट हमेशा कंट्रोल में रहता है। साथ ही वीगोफिन अकाउंटिंग को फुली ऑटोमेट कर देता है और टैली जैसे अकाउंटिंग टूल से स्विफ्टली इंटीग्रेट भी हो जाता है। और फाइनली कुछ ही क्लिक्स में मैं अपने टीडीएस और जीएसटी कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर सकता हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारी चीजें एक ही यूजर फ्रेंडली वीगोफिन प्लेटफॉर्म पे होती है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने इसका लिंक दिया है, आप इसे जरूर खुद ट्राई कीजिए। अब कहानी पे वापस आते हैं। ग्रोमोर का ऑब्जेक्टिव था वेल्दी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिकली उनका सरप्लस मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्हें हाई रिटर्न्स दिलवाना। अश्विन के फादर इन लॉ ने इन्हें 4 लाख रुपए दिए और एक सीए से इन्हें 1 लाख रुपए मिले और इसी तरह ग्रोमोर कंसल्टेंट्स का बिजनेस चालू हो गया। हर्षद ने देखा कि मार्केट में टी लीव्स के रेट 3-4 रुपए पर केजी से बढ़ गए थे। मतलब टी लीव्स बेचने वाली कंपनीज को नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन इसके बाद भी मार्केट में टी कंपनीज के शेयर्स काफी अंडर वैल्यूड थे। इसीलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट्स के लिए मैक्लोड रसल, टाटा टी और हैरिसन एंड मलयालम जैसी कंपनीज के शेयर्स हेविली बाय करना चालू कर दिए। साल भर में इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे, जिससे हर्षद और ग्रोमोर के क्लाइंट्स ने बहुत पैसे बनाए। अपने हाई रिटर्न्स के चलते ग्रोमोर का नाम चारों तरफ फैल गया। लोग ग्रोमोर की स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाने लगे और इसी तरह 1985 तक हर्षद स्टॉक मार्केट के जादूगर बन चुके थे। लेकिन उनकी इस सक्सेस को देखते हुए मार्केट का एक पुराना दिग्गज खुश नहीं था और वो दिग्गज था मनु मानेक। मनु मानेक मार्केट के पुराने खिलाड़ी थे और स्टॉक मार्केट की भाषा में वो एक बेयर थे। मतलब वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते थे। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें शेयर्स को बोरो किया जाता है ताकि उसे अभी हाई प्राइस में बेचा जा सके और बाद में प्राइस गिरने पर वापस खरीद कर रिटर्न किया जा सके। इस केस में जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट हो जाता है। सिंपली स्पीकिंग, मनु मानेक जैसे बेयर्स को प्रॉफिट तब होता है जब शेयर्स के प्राइस गिरते हैं। मनु मानेक हर्षद मेहता को गिराने का मौका बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मौका मिला 1986 में। फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बजट अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्हें बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने स्पिक नाम के शेयर्स काफी हैवी क्वांटिटी में खरीद रखे थे और अब उसका प्राइस भी गिर रहा था। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मनु मानेक और उनके बेयर गैंग ने स्पिक में हैवी शॉर्ट सेलिंग की और उसके प्राइस को और भी ज्यादा गिरा दिया। हर्षद ने बीएससी से मार्जिन लेके, बेसिकली लोन लेके स्पिक में पैसे लगाए थे। इसीलिए बेयर गैंग ने रूमर्स फैला दी कि हर्षद को 1 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो गया है और अब वो स्टॉक मार्केट के ड्यूज नहीं चुका पाएगा। बेसिकली मार्केट में ये खबर फैल गई कि हर्षद और ग्रोमोर कंसल्टेंट्स बैंकरप्ट होने वाले हैं, जबकि रियलिटी में हर्षद के पास लौटाने के लिए सफिशिएंट पैसे थे। अपनी और ग्रोमोर की रेपुटेशन बचाने के लिए हर्षद को जल्द ही कुछ करना था। ड्यूज लौटाने के लिए 14 डेज का समय मिलता था, लेकिन हर्षद ने सोचा कि रूमर को काउंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका था सिंपली टाइम से पहले पेमेंट कर देना। इसीलिए उन्होंने 14 डेज एडवांस में ही सारी पेमेंट्स क्लियर कर दी और चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक हर जगह अपनी एडवांस पेमेंट की खबर फैला दी। इससे उनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई और बेयर्स शॉक्ड रह गए। पर इस इंसिडेंट में हर्षद को 1.5 करोड़ के लॉसेस हुए, जो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक था, लेकिन उन्होंने जल्द ही बाउंस बैक किया। ग्रोमोर ने छोटे इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए काम करना चालू कर दिया और जल्द ही वो इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स में से एक बन गए। लेकिन हर्षद के मन में एक बात खटक रही थी, वो जिंदगी भर ब्रोकर बन के दूसरों का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे। वो अब खुद एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों ही उनका हो, लेकिन इसके लिए उन्हें कई 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए था और इस कैपिटल के लिए हर्षद ने एक